लोगों ने बात की थी वो शेयरिंग विद एमएस से इम्प्रूव योर नॉलेज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने बात की थी वो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का एक ओवरव्यू हम लोगों ने लिया था कि डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में बेसिक्स क्या क्या बातें हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इन सब बातों पर हम लोगों ने बात किया था और स्टील को जानने की कोशिश की थी कि स्टील है क्या। आज के लेक्चर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन क्या होता है। इससे पहले जो हम लोगों के पास था वर्किंग स्टेट मेथड, वो क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन सभी बातों को लेकर के हम लोग चलेंगे और साथ में हम लोग थोड़ा सा लोड के बारे में भी बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ लोड क्या होता है। साथ ही साथ जो हम लोगों ने एक बार सोम में पढ़ भी लिया है वो है एसएन कर्व यानी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील के लिए, वो भी आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि उसी की हेल्प से हम लोग जरा समझने की कोशिश करेंगे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में क्या डिफरेंसेस है। तो आइए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे लोड एंड लोड कॉम्बिनेशंस के बारे में। लोड एंड लोड कॉम्बिनेशंस है क्या? देखिए, हमारे किसी भी स्ट्रक्चर में कितने तरह से लोड जो है वो इंप्लाई हो सकता है। तो पहला बात तो है डेड लोड। डेड लोड का मतलब क्या है? सेल्फ वेट, है ना। डेड लोड को हम लोग क्या कह सकते हैं? सेल्फ वेट। सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मान लीजिए अगर आरसीसी से बना है, स्टील से बना है, वुड से बना है या मान लीजिए टिम्बर से बना है, किसी भी चीज से बना है तो उसका अपना तो एक वेट होगा ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उसको हम लोग बोलेंगे वो किस तरह का लोड है, वो डेड लोड है। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा आपका इम्पोज लोड, कि उस स्ट्रक्चर में आपने कितने तरह के और लोड डाल रखे हैं, है ना। इम्पोज लोड बहुत जगह इसको लाइव लोड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि स्ट्रक्चर के ऊपर जो है विंड का भी लोड आएगा, हवाएं चल रही है उसका लोड तो आएगा ही आएगा। साथ में क्या है कि अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, तो अर्थक्वेक की वजह से एक लोड आ सकता है स्ट्रक्चर के ऊपर, इरेक्शन का लोड आ सकता है, एक्सीडेंटल कोई लोड आ सकता है, टेम्परेचर का लोड आ सकता है। तो ये सब हमारे पास क्या है, बेसिक सारे के सारे लोड हैं, ठीक है, जिनको हम लोगों को आगे चल करके जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो उस डिजाइन में हम लोग इन सब चीजों को कंसीडर करेंगे। अगर बात हम लोग कर ले, है ना, ये जो हमारे पास लोड कॉम्बिनेशन है तो क्या क्या हो सकता है लोड का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा अगर लोड मिलते हैं तो देखिए किसी स्ट्रक्चर में सिर्फ डेड लोड हो ही सकता है, लेकिन डेड लोड के साथ इम्पोज लोड तो हो सकता है ना। मान लीजिए कोई आपने स्ट्रक्चर बनाया तो स्ट्रक्चर का अपना सेल्फ वेट है, साथ में उसमें कुछ लोग रहने आ गए तो डेड लोड तो है यानी सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर तो है ही, साथ में क्या हो गया वहां पर कुछ लाइव लोड आ गया यानी इम्पोज लोड आ गया। अब देखिए डेड लोड के साथ में विंड लोड तो हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हवाएं तेज चल रही है, हवाएं बह रही है, स्ट्रक्चर पे लग रही है, उसकी वजह से लोड जो है क्रिएट हो रहा है, तो डेड लोड के साथ में विंड लोड तो आ ही सकता है ना। अच्छा, डेड लोड के साथ में आप जरा सा देखिए कि अर्थक्वेक का लोड आ सकता है, ठीक है, भूकंप तो कभी भी आ सकता है। डेड लोड के साथ आप देखिए जरा सा कि आपके पास टेम्परेचर का लोड आ सकता है कि टेम्परेचर कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, एक्सपांसन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके वजह से एक लोड क्रिएट हो गया, ठीक है। डेड लोड के साथ देखिए क्या क्या चीजें और हो सकती है। डेड लोड के साथ इम्पोज लोड आ सकता है, इम्पोज लोड के साथ जो है वो विंड लोड आ सकता है, ये भी हमारे साथ हो सकता है। डेड लोड है उसके साथ में इम्पोज लोड है, इम्पोज लोड तो है ही दिख रहा है हम लोगों को, साथ में और हमारे पास क्या आ गया अर्थक्वेक का लोड। डेड लोड है उसके साथ में फिर हमको क्या दिखने लगा, डेड लोड दिखा, उसके बाद हमको अर्थक्वेक का लोड दिखा, उसके बाद हमको टेम्परेचर का लोड दिख रहा है। डेड लोड है, इम्पोज लोड है, अर्थक्वेक का लोड है और टेम्परेचर का लोड है, ये सारे लोड भी आ सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो क्या है, लोड के कॉम्बिनेशंस है। ये कॉम्बिनेशंस आप लोगों को अभी जो है वो दिख जाएगा किसमें, हम लोगों ने जो थोड़ी देर बाद हम लोग बात करेंगे ये लोड ऑफ कॉम्बिनेशंस के बारे में, कि जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ लोड के हिसाब से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसकी वैल्यूज को पिक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये काम होता है। अच्छा, जरा से इसमें गौर करने लायक बात ये है कि कॉम्बिनेशंस कैसा भी बने लेकिन हर एक कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आपको डेड लोड हमेशा हमेशा रहेगा। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर का जो अपना सेल्फ वेट है वो कहीं नहीं जा रहा है, स्ट्रक्चर अपना सेल्फ वेट की वजह से जो लोड है वो हमेशा देता रहेगा। हम लोग अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसका बना रहे हैं हम लोग, माइल्ड स्टील का बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया कि एक्स एक्सिस की तरफ हम लोगों ने लिख दिया क्या, स्ट्रेन, और वाई एक्सिस की तरफ हम लोगों ने लिख दिया स्ट्रेस। आपको पता है कि स्ट्रेस बराबर क्या होता है, जरा सा एक बार देख लेते हैं हम लोग। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, लोड पर यूनिट एरिया। अच्छा, स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ,
ठीक है ना, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए हम लोग जो है वो माइल्ड स्टील पर क्या देख रहे हैं, हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, ये कर्व आता कहाँ से है? ये कर्व जो आता है जब हम लोग स्पेसिमेन को टेस्ट करते हैं एक मशीन में जिसका नाम है यूटीएम। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। बेसिकली माइल्ड स्टील पर हम लोग कौन सा लोड लगाते हैं यूटीएम के अंदर? तो हम लोग लोड लगाते हैं टेंसाइल लोड लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखिए जरा सा इस बात को पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग फर्दर और आगे बात करेंगे, है ना। मैं एक स्पेसिमेन बनाने की कोशिश करता हूं, है ना। कुछ इस तरह से स्पेसिमेन मैंने बनाया, बहुत बढ़िया नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी समझने के लिए। ये क्या है, देखिए ये जो एक चौड़ा सा आपको पार्ट दिख रहा है दोनों साइड में, ये कहलाएगा आपका ग्रिप। और ये जो ग्रिप के बाद जो लेंथ बच रहा है ना, ये जो लेंथ बच रहा है, इस लेंथ को हम लोग नाम दे देते हैं गेज लेंथ। ठीक है। ये ऊपर और नीचे क्या हो गया? ग्रिप। ये भी क्या हो गया आपका? ग्रिप। और बीच में क्या है? ये आपका गेज लेंथ है। बेसिकली हम लोग जो स्टडी करेंगे वो सिर्फ गेज लेंथ के लिए हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। देखिए जब इनिशियली आपने लोड लगाया, ठीक है, तो मैं सिर्फ आप गेज लेंथ बना करके दिखाने की कोशिश करता हूं तो बात ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है। इनिशियली सपोज दैट, देखिए ये आपका स्पेसिमेन है जिस पर आपने क्या किया है? टेंसाइल लोड लगाया है। टेंसाइल लोड कैसे लगाया होगा? इधर से और इधर से लोड लगाया होगा, है ना। अब जब आपने इस पे लोड नहीं लगाया है तो इसका मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर कुछ होगा A, और इसका लेंथ क्या होगा? सपोज दैट इसका हम लेंथ मान लेते हैं L। लेकिन आफ्टर द लोडिंग हमको क्या दिखेगा? आफ्टर द लोडिंग ये दिखेगा कि इसका लेंथ जो है वो बढ़ गया है और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या हो गया है? घट गया है। A जो है वो क्या हो जाएगा? अब A माइनस ए हो जाएगा, और लेंथ जो है अब देखिएगा तो लेंथ में क्या हो जाएगा? L प्लस डेल L होगा, यानी लेंथ जो है वो बढ़ेगा और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कम होगा, ठीक है। तो अब यहां पर एक बात सोचने लायक है कि जब हम लोग बात कर रहे थे, किसके लिए बात कर रहे थे? अभी हम लोगों ने बात किया था किसके लिए भाई? स्ट्रेस के लिए बात किया था। तो स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या है? लोड पर यूनिट एरिया, है ना। तो लोड पर यूनिट एरिया में ये देखिए, ये एरिया जो है ये तो कांस्टेंट नहीं रह रहा है ना, तो आप कौन सा एरिया लीजिएगा? तो याद रखिएगा एक बात कि जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को ड्रॉ करते हैं उस वक्त जो हम लोग एरिया यूज करते हैं वो एरिया हम लोग यूज करते हैं नॉमिनल स्ट्रेस। मतलब कौन सा एरिया? इनिशियल एरिया, ठीक है। और इनिशियल एरिया के अलोंग जो स्ट्रेस आएगा, इस एरिया के अलोंग जो स्ट्रेस आएगा उसको हम लोग नाम दे देंगे क्या? नॉमिनल स्ट्रेस, ठीक है। और ये जो एरिया है ना, ये जो चेंज कर रहा है, अब यहां अगर हम लोग स्ट्रेस निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो स्ट्रेस निकालिएगा वो कैसा स्ट्रेस होगा? वो एक्चुअल स्ट्रेस होगा, है ना। तो यहां अगर हम लोग कोई स्ट्रेस की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे ये कैसा स्ट्रेस है? ट्रू स्ट्रेस। लेकिन फॉर द एक्सपेरिमेंट या फॉर द फर्दर स्टडी जो हम लोग कंसिडर्ड करके चलते हैं वो हम लोग क्या मान के चलते हैं? हमेशा नॉमिनल स्ट्रेस ही लेकर के चलते हैं, ठीक है। जो पूरी सोम की धारणा है, जो आप लोगों ने सोम आज तक पढ़ा है, उसमें जो आपने स्ट्रेस लिया है वो स्ट्रेस कैसा लिया है? नॉमिनल स्ट्रेस लिया है, ठीक है। अब चलिए जरा इस पर बात कर लेते हैं कि एसएन कर्व हमारे लिए क्या कहता है। देखिए जरा एसएन कर्व में हम लोगों ने क्या किया, अभी मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रेन लिया है हम लोगों ने, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या ले लिया है? स्ट्रेस की वैल्यू को ले ली है। अब जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ग्राफ जो है वो हम लोगों को स्ट्रेट लाइन दिखेगा एक पॉइंट तक, उस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया है ए, ठीक है। जरा सा इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। हाँ, इस पॉइंट को हम लोग नाम क्या दे दिया? ए। तो जीरो से लेकर के ए तक जो ग्राफ चला, जो लाइन चली, ये जो लाइन है ये है आपका कौन सी लाइन है? ये प्रोपोर्शनल लिमिट की लाइन है, ठीक है। ए के बाद आप देखिएगा कि लाइन तो ऊपर की तरफ, यानी जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या है कि जो कर्व है वो हमारा कैसा आ गया? नॉन लीनियर कर्व आ गया। तो बी तक जो हमारे पास लिमिट आई वो फाइनल लिमिट आ गई हमारे पास इलास्टिक लिमिट, ठीक है। बी के बाद जब बात आगे बढ़ेगी, एक्सपेरिमेंट जब और आगे बढ़ेगा, लोड की वैल्यू को और आप बढ़ाइएगा तो देखिएगा कि कर्व जो है वो पॉइंट सी तक पहुंचता है, और ये पॉइंट सी जो है हमारा यील्ड पॉइंट है। लेकिन कौन सा यील्ड पॉइंट है? अपर यील्ड पॉइंट है।
पॉइंट सी के बाद जब एक्सपेरिमेंट को आप आगे बढ़ाइएगा, यानी लोड की वैल्यू को तो आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन ग्राफ जो है वो सडनली क्या होगा, देखिए कि डिक्रीज करेगा और वो सी से सी डैश की तरफ आ जाएगा। और सी डैश जो है वो कौन सा पॉइंट हमारा, लोअर यील्ड पॉइंट। ये सी से लेकर के सी डैश का जो सफर तैयार हुआ है, जो सफर चला है, वो क्यों हुआ है, सी से लेकर के सी डैश तक जो हमारा ग्राफ नीचे की तरफ आया है, ड्यू टू स्लीपेज ऑफ कार्बन एटम, ड्यू टू स्लीपेज ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम में स्लीपेज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्राफ हमारा जो है थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ। इसके बाद आप देखिएगा कि ग्राफ जो है वो बिल्कुल आराम से सीधे के सीधे चले जा रहा है, यानी स्ट्रेस की तो कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, लेकिन स्ट्रेन की वैल्यू जो है बढ़ती चली जा रही है। इस पोर्शन को जो है हम लोग नाम देते हैं, यानी सी डैश डी को हम लोग नाम देते हैं यील्ड प्लेटू। अच्छा, यील्ड प्लेटू में होता क्या है, यील्ड प्लेटू में होता है रीशिफ्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। याद रखिएगा कि सी से लेकर के डी तक जो पॉइंट हमारे पास जो ग्राफ आया, इस लाइन में हुआ क्या है, रीशिफ्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स हुआ है। फिर फर्दर आप देखिएगा कि डी से ग्राफ बढ़ना स्टार्ट होगा और एक पॉइंट ई तक पहुंचेगा। ठीक है, ये जो ई, डी से लेकर के ई तक की जो लाइन चली, इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग। यहां पर क्या हुआ, स्ट्रेन हार्डनिंग हुआ। और ई पर फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, ई पर हमको फाइनली मिल जाता है अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि ई से लेकर के एफ तक क्या होगा, नेकिंग होगा, और फाइनली एफ पर क्या हो जाएगा, आपका जो है स्ट्रक्चर वो टूट जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये नेकिंग बहुत लोग बोलते हैं कि समझ में नहीं आता है। नेकिंग का मतलब ये है कि आपका जो स्पेसिमेन अभी मैंने बनाया था ना सीधा सीधा, वो अब कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं बनाने की कोशिश करता हूं एक बार, जस्ट 1 सेकेंड। नेकिंग कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए इस तरह का नेक बनने लगेगा स्पेसिमेन में, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कौन सा रीजन है, नेकिंग, जहाँ पर नेक बनना स्टार्ट हुआ है, और फाइनली जहाँ से नेक बना है वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर टूट जाएगा, है ना, ये स्पेसिमेन टूट जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जाकर के हमारा फाइनली स्ट्रक्चर जो स्पेसिमेन है वो फेल कर गया। अच्छा, जरा सा इसके आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि ये तो बात हम लोगों ने बेसिक की, जो सोम में हम लोगों ने पढ़ा था, बिल्कुल बहुत सही तरीके से पढ़ा था। उम्मीद करता हूं नहीं भी पढ़ा था कोई बात नहीं है, ये देखने के बाद आपको लगभग बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ अच्छे एग्जाम के लिए हम लोग जाते हैं तो कुछ हम लोगों को बातें और याद रखनी पड़ेंगी, है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। देखिए क्या क्या बातें याद रखनी पड़ेंगी कि नेकिंग रीजन एग्जिस्ट ओनली इन डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, नेकिंग रीजन कहां पर दिखेगा आपको, किस मटेरियल में दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ डक्टाइल मटेरियल में दिखता है। अगर ब्रिटल मटेरियल होगा तो नेकिंग रीजन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, माइल्ड स्टील के केस में पॉइंट ए बी सी जो है वो क्लोजर टू ईच अदर होंगे। माइल्ड स्टील के केस में क्या होगा कि पॉइंट ए बी सी बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज में होंगे। देखिए जरा सा कि माइल्ड स्टील के केस में ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, पॉइंट ए बी सी, ये बिल्कुल इतने पास पास होंगे कि इनको जो है वो अलग समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और नेकिंग रीजन किस में होगा भाई, डक्टाइल मटेरियल में। तो नेकिंग रीजन की भी बात कर लेते हैं। ये देखिए हम लोग बात कर रहे थे ना, ये ई से लेकर के एफ तक ये नेकिंग रीजन, तो ये वाला जो ग्राफ हमको कहां पर शो होगा, सिर्फ और सिर्फ किसी डक्टाइल मटेरियल में। ठीक है, द फ्रैक्चर और फेलियर इन माइल्ड स्टील डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ कार्बन। भाई माइल्ड स्टील में जो फेलियर होगा वो डिपेंड करेगा ना कि आपने उसमें कितना कार्बन डाल रखा है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि कार्बन कंटेंट को चेंज करने से किस तरह से हम लोग आयरन का नाम चेंज करते चले जा रहे थे। अच्छा, उसके बाद बात हम लोग जरा से ये कर ले, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, बहुत बार एग्जामिनेशन में इस पॉइंट से सवाल उठाए हुए हैं कि अपर यील्ड पॉइंट को अगर आपको अवॉइड करना है तो क्या करना होगा। अपर यील्ड पॉइंट अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो आपको मेटल में एक प्रोसेस करना होगा जिसको कहेंगे हम लोग क्वेंचिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में होता है कि आप मेटल को बिल्कुल गर्म करिएगा, गर्म करने के बाद इसको सडन कूल कर दीजिएगा। तो सडन कूल करने से क्या होगा कि अपर यील्ड पॉइंट जो है वो आपका अवॉइड हो जाएगा। अब ग्राफ बिल्कुल फ्लैट सा दिखने लगेगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो मेटल है उसमें यील्ड प्लेटू ना दिखे तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस करना पड़ेगा। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस क्या है कि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस उस प्रोसेस को कहेंगे, देखिए मेटल को हम लोग गर्म करेंगे, कहां तक करेंगे कि उसके रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक ही गर्म करेंगे, उससे नीचे ही रखने की कोशिश करेंगे रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के। और रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे तक उसको गर्म करके और फिर उसको हम क्या करेंगे कि जैसा हमको रिक्वायर्ड शेप चाहिए उस शेप के हिसाब से उसको हम लोग क्या करेंगे, ठोक
पीट करके बराबर कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाएगा कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को अगर हम किसी मेटल में अप्लाई करते हैं तो उस मेटल में क्या है कि यील्ड प्लेटू हमको नहीं दिखाई देगा, यील्ड प्लेटू एलिमिनेट हो जाती है हमारे लिए काम की बात। काम की बात क्या है? वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इसका पहला पॉइंट मैंने नहीं लिखा क्योंकि बड़ा बेकार सा पॉइंट था कि ये क्या पॉइंट बनेगा इसमें। सबसे पहला पॉइंट कि इट इज द ओल्ड मेथड। कैसा मेथड है ये? ओल्ड मेथड है, पुराना मेथड है। ठीक है, अब पुराना मेथड है इसका मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारी परेशानियां दिखेंगी। ठीक है, अच्छा अब जरा सोचते हैं हम लोग कि क्या क्या इसमें परेशानियां हो सकती है। देखिए इसके एजम्पशंस जो है ना वही हमारे लिए जो है सबसे बड़े सवाल खड़े करेंगे। किस तरह से? पहली ये जो बात करता है कि ये बेस्ड है, ये थ्योरी बेस्ड है क्या? इलास्टिक थ्योरी पे। ठीक है, ये जो मेथड है वो बेस्ड है इलास्टिक थ्योरी पे। ठीक है, चलिए यहां तक बात कहता है, समझ लेते हैं कि इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड है। लेकिन आगे कुछ और एक बात कह देता है। आगे कहता है कि एज्यूम दैट द स्टील इज इलास्टिक एंड ओबे हुक्स लॉ। बोलता है कि स्टील जो है वो इलास्टिक होगा और ओबे करेगा किसको? हुक्स लॉ को। लेकिन ये बात हमारे कुछ समझ में नहीं आ रही है क्योंकि जो स्टील है उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक हम लोग जा सकते हैं और ये हमको कहता है कि आप सिर्फ हुक्स लॉ तक ही अटके रहिए। ठीक है, विद इन द इलास्टिक रीजन तक ही अटके रहिए। तो ये सबसे पहले हमारे पास ये सवाल बनता है कि ऐसा क्यों? अच्छा, हुक्स लॉ तो आपको पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा है क्या कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, है ना? ठीक है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। देखो वही बात को ये कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन अप टू द पॉइंट ऑफ कोलैप्स कॉल्ड यील्ड पॉइंट। ये कहां तक होगा कहता है? ये बात बोलता है कि हमको मान लेना होगा कि वहां तक वैलिड होगा कि जहां तक ये कोलैप्स नहीं कर रहा है। जहां पर जाकर के ये कोलैप्स कर जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे यील्ड पॉइंट और वहीं तक हम लोग कहेंगे कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये भी बड़ी गड़बड़ सी बात है। कैसे बात करेंगे? जब रिलेशन की बात करेंगे तो ये सारे दुख को दूर करेंगे एक साथ। उसके बाद ये कहता है कि WSM यूज फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्ट्रेस ओनली। ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो अप्लाई करेगा WSM में वो किस पर अप्लाई करेगा? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस के लिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेटल ओनली, नॉट फॉर लोड। ठीक है, सिर्फ किस पर अप्लाई होगा? मेटल पर, मटेरियल पर अप्लाई होगा, लोड पर अप्लाई नहीं होगा। कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि भाई मेटल का स्ट्रेंथ अगर जरा सा ऊपर नीचे हो जाए तो इतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लेकर के चलेंगे कि हमारा मटेरियल ना फेल करे। लेकिन लोड पर तो इसने फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं अप्लाई किया। क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि जो लोड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो परफेक्ट लोड अप्लाई कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी ऊपर या नीचे नहीं हो सकती है? जरूर से हो सकती है। तो क्या जब लोड की इंटेंसिटी ऊपर और नीचे होगी उसके लिए हमारा मटेरियल जो है या स्ट्रक्चर जो है वो कैपेबल है? तो WSM के केस में नहीं है, है ना? ये इसकी सबसे बड़ी परेशानी भी है। देखिए इसकी लिमिटेशन में यही सारी बात करेंगे कि WSM द स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ ए मटेरियल इज कंसिडर्ड टू बी द लीनियर एंड स्ट्रक्चर इज अज्यूम्ड टू बी बिहेवियर लीनियर इन इलास्टिक मैनर। वही बात को ये कह रहा है कि भाई आप जो कह रहे हो कि स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर किसी मटेरियल का कंसिडर टू बी लीनियर, आप अगर लीनियर मान लेते हो और स्ट्रक्चर को कह रहे हो कि ये इलास्टिक जो है आपका बिहेवियर शो करेगा, तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके बाद ये कहता है कि फेलियर मोड ऑफ स्ट्रक्चर कैन नॉट बी विजुअलाइज। ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है कि अगर स्ट्रक्चर फेल कर रहा है और हम लोग उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो इससे क्या दिक्कत हो जाएगी कि स्ट्रक्चर सडनली फेल कर जाएगा, हमको कोई अलार्म नहीं मिलेगा और हम बच के तो भाग भी नहीं सकते ना वहां से, यानी मरने के पूरे चांसेस थे यहाँ पर। उसके बाद कहता है कि डिजाइन पैरामीटर आर प्रिडिक्टेड ऑन द एक्सपीरियंस। ले भाई ये एक परेशानी है कि जो डिजाइन पैरामीटर्स है उसको हम लोग बोलते हैं एज पर दी एक्सपीरियंस होगा। यानी आप बहुत ज्यादा कोडल प्रोविजन की बात नहीं कर रहे हो कि फील्ड में जो कुछ हुआ आपने लिख दिया, इस स्ट्रक्चर के लिए ये बात हुई, उस स्ट्रक्चर के लिए वो बात हुई, वो आपने लिख दिया। ठीक है, यानी ये कैसा हो जाएगा? नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो गया ना। ठीक है, अब जरा सा देखते हैं कि अगर ये बातें थी तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया। इससे बचने के लिए जो दूसरा मेथड हम लोगों ने इजाद किया वो था अल्टीमेट लोड मेथड, जिसको ULM के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अल्टीमेट लोड मेथड में ये माना गया कि जरा सा हम लोग फिर एसएन कर्व पर आते हैं तो थोड़ा सा अल्टीमेट लोड मेथड को भी समझ में आएगा। एसएन कर्व में ये कहा गया कि आपका जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ना, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, बनाने की कोशिश करता हूं जरा सा, जस्ट 1 सेकेंड। कहता है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है वो इस रीजन तक ही काम करेगा, विद इन द इलास्टिक रीजन। लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड आई, या फिर ये जो हमारे पास बात आया
कि वर्किंग लिमिट स्टेट मेथड, वहां पर हम लोग मटेरियल की स्ट्रेंथ को उसके अल्टीमेट स्ट्रेस तक ले जा रहे थे। ठीक है, तो देखिए एक परेशानी तो यहां हमको ये भी दिखाई देने लगी ना, क्या दिखाई देने लगी, जरा इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे कि आप जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ कहां तक कर रहे हैं, उसके यील्ड पॉइंट तक बात कर रहे हैं। जब यील्ड पॉइंट तक बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने मटेरियल को थोड़ा वीक मान लिया है, जबकि मटेरियल वीक है नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्ट्रक्चर, मान लीजिए स्ट्रक्चर की बात छोड़ देते, इसको एक कॉमन एग्जांपल से समझते हैं कि आप जिस टेबल पर पढ़ते हो वो टेबल जो है वो 5 ब्रिक का लोड ले सकता है ना। अब आपको कोई आकर के कहता है कि ये जो टेबल डिजाइन किया गया है ना वो सिर्फ 3 ब्रिक के लोड को ही बियर करने के लिए किया गया है, तो ये बात जो है वो तो कुछ समझ में नहीं आई ना। लोड तो वो 5 ब्रिक तक ले सकता है, आपने डिजाइन किया है 3 ब्रिक तक और कहते हो कि 3 ब्रिक के बाद जब चौथा ब्रिक उस टेबल के ऊपर रखोगे तो वो फेल कर जाएगा। अगर ऐसी बात है तो भाई कभी ना कभी मुझे 5 ब्रिक तो रखना होगा, और जब 5 ब्रिक में रखना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मटेरियल को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। जब मटेरियल को और बढ़ाऊंगा तो फ्री फोकट में क्या होगा, हमारा जो है स्ट्रक्चर वो कैसा बन जाएगा भाई, कॉस्टली बन जाएगा ना। ये भी तो एक परेशानी थी वर्किंग स्ट्रेस मेथड के साथ। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए जरा अल्टीमेट लोड मेथड को निकाला गया। और अल्टीमेट लोड मेथड हम लोगों को क्या कहता है, इसमें कहता है कि आप जो है वो मटेरियल की स्ट्रेंथ को मान लीजिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ। लेकिन देखिए सिर्फ ये कहने से इसका काम नहीं हुआ, ये कह करके ये बच नहीं सकता है ये मेथड कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक मान लीजिए। ठीक है, मान लिए, यानी कि अब ये आकर के हमको कहता है कि आपका टेबल जो है हम लोगों ने डिजाइन किया है 5 ब्रिक तक लोड लेने के लिए, तो आप 5 ब्रिक इसमें रख सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, मान लिए। अब ये हम लोगों को एक बात और कह देता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ किसमें लगाना है, लोड में लगाना है। ले भाई, पहले कहा कि आपने मटेरियल पर लगाना है, दूसरी बात आपने कहा लोड पर लगाना है। तो जब लोड पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना है तो क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता है? हो सकता है, तो वहां तो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तब इन सारी चीजों से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि अब जो सोचा कि अब कोई ऐसा एक मेथड लेकर के आया जाए जो मेथड इन सारे के सारे लिमिटेशंस को दूर कर दे। तो वो मेथड निकल करके आया लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, और हमारा कोड भी देखिए 2007 साल में रिवाइज हुआ है। इससे पहले जो चल रहा था स्टील के लिए डिजाइन, वो चल रहा था क्या, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए। ठीक है, अभी भी अगर कोई स्टील का ओवरहेड टैंक वगैरह डिजाइन किया जाता है तो उसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के थ्रू ही किया जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड खत्म होता चला जा रहा है और हर जगह जो है लिमिट स्टेट मेथड ही आ रहा है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि ये जो है वो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है किसका, वर्किंग स्ट्रेस का भी और अल्टीमेट लोड मेथड का भी। यानी दोनों बातें आ गई। यानी अब जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगेगा वो लोड पे भी लगेगा और किस पर लगेगा, मटेरियल पर भी लगेगा। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना है हमारे पास उसको हम क्या करें, अब उसको बांट देते हैं। तब इसको एक नया नाम दे दिया गया क्या, कि पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर। यानी सेफ्टी ऑफ फैक्टर जो हम लोग मान रहे थे वो किस में मानेंगे, कुछ लोड में मान लेंगे और कुछ मटेरियल में मान लेंगे। ठीक है, इसको देखिए, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक टेबल बना रखा है 4 और 5 किसमें, IS 800 2007 में। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने कहा था आपको कि आपको क्या लेकर के रखना है अपने साथ एक कोड लेकर के रखना है। जरा देखिए, ये लोड कॉम्बिनेशंस हैं, ये सारे डेड लोड, लाइव लोड, ठीक है, ये सारे लोड कॉम्बिनेशंस है। पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर देख लीजिए आप लोग कि ध्यान से देखिए, यहां पर सारे जो है वो डेड लोड के लिए इतना होगा लिमिट स्टेट में। ठीक है, लोडिंग, ये सारे जो है वो क्या दे रखा है, इसने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, जो कि हम लोगों को जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो इन सारी चीजों को उठाएंगे। अब मटेरियल के लिए जरा सा देख लीजिए, वो तो लोड के केस में था, मटेरियल के केस में भी दे रखा हुआ है कि हम लोगों को कितना लेना है अलग अलग कंडीशंस के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों को जो है वो दिया हुआ है, बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो जो परेशानी थी किसके साथ, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के साथ, वो अब दूर हो चुकी। ठीक है, ये बात कहते के साथ उसके बाद कहता है कि लिमिट स्टेट मेथड जो है वो है क्या। इसने अपनी तरह से डिफाइन करने की कोशिश की थी कि एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर द फेलियर अकर्स इन द कॉल्ड लिमिट स्टेट। ठीक है, देखिए लिमिट स्टेट में जब आप लोग काम करिएगा ना तो लिमिट स्टेट जो है वो 2 तरह का होगा। ठीक है, कैसा कैसा होगा, यानी 2 टाइप्स बन जाएंगे। ठीक है, बहुत सीधी भाषा में बात करें तो 2 टाइप्स होंगे लिमिट स्टेट के। कौन कौन से होंगे, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, क्या है जरा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। लिमिट क्या कहता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कहता है ये डील करता है विद द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम डिजाइन लोड आउट ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वल टाइप ऑफ लोड।
ठीक है। कहने की बात यह है, देखिए इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया जो है आप सेकंड पॉइंट को जरा देखिए, इससे बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ये कहता है कि लिमिट स्टेट इंश्योर दैट, ये इस बात को इंश्योर करता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। देखिए लिमिट स्टेट है क्या, डिजाइन का मेथड है। तो यानी हम अपने डिजाइन पर ये बात को इंश्योर करेंगे, क्या इंश्योर करेंगे कि किसी भी स्ट्रक्चर का, जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना रखा है, किसका, स्टील का, स्टील स्ट्रक्चर का, कि कोई भी ऐसा पार्ट या फिर होल स्ट्रक्चर ये कोलैप्स या अनस्टेबल ना हो जाए किसी भी लोड के लिए, ओवरलोड के लिए। ये कहता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, बिल्कुल सीधी भाषा में। यहां पर फैक्टर क्या क्या कंसीडर करते हैं, शियर, फ्लेक्सर, टॉर्सन, कंप्रेशन, ये सारे फैक्टर्स जो है कंसीडर करते हैं। लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी जो है वो कहता है कि ये डिफ्लेक्शन से डील करता है। इसमें भी वही बात है कि आप इसको इस तरह से डिजाइन करिए कि ऐसा ना हो कि आपका स्ट्रक्चर किसी ओवरलोड के लिए बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन या क्रैकिंग अचानक से, ठीक है। तो लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी जो है वो डील करता है, किसके साथ डील करता है, डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग के साथ, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स किसके साथ डील करता है, कोलैप्स मतलब बिल्कुल टूट जाना, ठीक है, विद द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पर जो हम लोग जो है कुछ सर्विस लोड क्या क्या यहां पर जो है फैक्टर कंसीडर कर देंगे। देखिए सर्विस लोड देख लेंगे, ड्यूरेबिलिटी अंडर द वर्किंग इन्वायरमेंट ड्यूरिंग देयर एंटीसेप्टेड एक्सपोजर कंडीशन ड्यूरिंग द सर्विसेज, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर एज अ होल, ठीक है, फायर रेजिस्टेंस, क्रैकिंग और डिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये सारी जो है कुछ बातें हम लोगों ने की और ये सारी चीजों को हम लोगों ने आज समझा। और अगले जब लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग अब बात करना स्टार्ट करेंगे, वो है कनेक्शन के बारे में। ये जो है बेसिक थ्योरी पोर्शन था जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कनेक्शन, और कनेक्शन में जो पढ़ेंगे वो है बोल्ट कनेक्शन। बोल्ट कनेक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये स्टील का पहला डिजाइनिंग का टॉपिक है। अगर ये नहीं समझ में आता है तो पूरा का पूरा स्टील हमारे लिए वो पहाड़ बनते चला जाता है। तो हमको स्टील को पहाड़ नहीं बनने देना है, इसीलिए ज़रूरी ये है कि आपको बोल्ट कनेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। आने वाले टाइम में देखिए कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो है वीडियोस किस तरह से आएंगे, तो वीडियोस वीक में, मिनिमम वीक में 3 वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊँगा। 3 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लाने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि पढ़ाने वाला भी कभी स्टूडेंट था। मुझे भी पता है बहुत सारी दिक्कतें होती है ना, बहुत ज़्यादा अगर ओवरबर्डन हो जाएगा तो आपके लिए फिर ये सब्जेक्ट धीरे धीरे पीछे चला जाएगा। हम लोग चूंकि बेसिक लेवल पर पढ़ रहे हैं, बिगिनिंग लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वीक में 3 ही वीडियो लेकर के आएंगे और जिससे कि क्या होगा कि आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी। इसके बाद जो आपके लिए वीडियो आएगा वो बोल्ट कनेक्शन का एक बेसिक ओवरव्यू का वीडियो आएगा, उसके बाद एक डिजाइन पैरामीटर का वीडियो आएगा। 2 वीडियो आने के बाद जो तीसरा वीडियो आएगा बोल्ट कनेक्शन का, वहां से हम लोग क्या करेंगे कि सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल ही चैनल पर बने रहना है। किसी भी हिसाब से आप कोशिश कीजिए कि कोई भी क्लास जो है वो मिस ना हो, क्योंकि हर क्लास में कुछ ना कुछ ऐसी काम की बात रहेगी जो आगे चल करके हमको फिर फायदा देगा। अगर उसको हम नहीं समझते हैं तो बाद में जाकर के हमारे लिए क्या होगा, वो परेशानी पैदा कर देगा, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ जाता हूं। उम्मीद करता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जो है वो कर करके और पोस्ट करिएगा। क्वेश्चन ये है कि दैट वन दैट हैज द लीस्ट कार्बन कंटेंट, इसमें से किस में सबसे कम कार्बन कंटेंट होता है। पहले क्लास में मैंने ये बात को आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने बाद कमेंट सेक्शन पे जो है वो आंसर अपना पोस्ट कीजिए। आपको अगर किसी तरह का भी डाउट आता है टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला हुआ है। आप उसमें जो है अपने डाउट्स को पोस्ट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर सकूं। आप चैनल पर बने रहिए, नोट्स कॉपी बनाइए, नोट्स बनाने की आदत डालिए, वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए, अपने चैनल पर बने रहिए। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, जो भी वीडियोस है उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइए। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और ठीक ठाक से रहिए। थैंक यू।